एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों लक्ष्य यूपी बोर्ड 2024 में। यह है लेक्चर नंबर 5 यानी डे 5। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के सभी आवश्यक सूत्र तथा प्रमुख बिंदु। बच्चों इस सीरीज में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब किसी भी न्यूमेरिकल या इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने से पहले मैं उस पूरे टॉपिक को दो हिस्सों में बांट दूंगा। पहले हिस्से में मैं उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज कराऊंगा और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम सारे यूपी बोर्ड में आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं, वो टॉपिक वाइज डिस्कस करते चलेंगे। जैसा कि सामने आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के सभी आवश्यक सूत्र और प्रमुख बिंदु। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए जल्दी से इसको नोट करते हैं। अपनी कॉपी किताबें निकाल लीजिए और सारे फॉर्मूले जैसे मैं बताता जाऊं उसको नोट करते जाइएगा, जिससे कि इसके बाद जो वीडियो हमें पास मिलेगा उसमें उन क्वेश्चन को समझना आपको और ज्यादा आसान होगा अगर आपने सारे फॉर्मूले याद कर ली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है मेरे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। अब बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज होती है। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव। तो जब भी कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा और वैद्युत द्विध्रुव लिखा होगा तो सबसे पहले एक बात आपके मन में बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्या स्पष्ट हो जानी चाहिए? कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होगा कि आपके पास कितने आवेश होंगे मेरे बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है आपके पास कितने आवेश हैं। आपके पास दो आवेश होंगे। खास बात क्या होगी इन दोनों आवेशों की? ये जो दोनों आवेश होंगे इसमें से क्या होगा मेरे बच्चों, एक आवेश कैसा होता है प्लस और एक आवेश कैसा हो जाएगा माइनस। यानी सीधे सीधे कोई पूछे कि यार वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज होती है तो आप क्या बोलोगे? वैद्युत द्विध्रुव का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि अगर दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से नियत दूरी पर हो, एक दूसरे से नियत दूरी पर हो, तो ये जो निकाय है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का परिमाण बराबर है और एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये जो निकाय है ये इसका केंद्र है O। ठीक है, जिसमें से आधी आधी दूरी, केंद्र से ये दूरी हो गई L और ये दूसरी दूरी भी हो गई L। तो ये निकाय क्या कहलाता है मेरे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ वैद्युत द्विध्रुव जब भी आएगा तो अगर कोई तुमसे पूछता है वैद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश कितना होता है, ध्यान रखना, कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश कितना होता है, ये डिफरेंट क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। तो कहीं भी अगर वैद्युत द्विध्रुव में पूछा जाए कुल आवेश तो हमेशा ध्यान रखना ये कुल आवेश होता है शून्य। आप कहोगे सर शून्य कैसे हो गया? क्योंकि देखो मेरे बच्चों, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो जब तुमको योग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बार पूछा जाता है वो है वैद्युत, कॉपी में आराम से लिखते जाना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब मेरे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि एक ऐसी भौतिक राशि जो वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति बताती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से शो करते हैं। किससे शो किया जाता है? P से शो किया जाता है। फिर बात आएगी भाई इसका सूत्र कैसे निकालते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जब भी हम सूत्र लगाएंगे तो देखो एक आवेश हो गया मेरे पास प्लस क्यू और दूसरा आवेश क्या हो गया बेटा? माइनस क्यू। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये बराबर होता है एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी। न्यूमेरिकल में ये पॉइंट ऐसे ही याद रखना, बीच की दूरी। जब भी तुम्हें पूछा जाए किसी न्यूमेरिकल में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए? कि इसको निकालने के लिए हमें दो चीजों की गुणा करनी पड़ेगी और वो दो चीजें क्या क्या होंगी? एक इसमें से आवेश या आवेश का परिमाण कह सकते हो और दूसरा इनके आवेश के बीच की दूरी। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है P बराबर क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा Q। यहाँ आवेश के क्योंकि मान की बात करेंगे तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, आपको प्लस ही लेना है। और इनके बीच की दूरी यहां पर कितनी हो गई? ये बीच की दूरी हो गई 2L। ठीक है, तो कहीं भी अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा तो मेरे बच्चों को याद रखना है सूत्र क्या होगा? Q इंटू 2L। फिर दूसरी बात पूछी जाएगी भाई इसका मात्रक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इसका मात्रक क्या है। अब इसको अच्छे से समझ लेना, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कराऊं तुम्हारा दिमाग तेज से घोड़े की तरह दौड़े। तो मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक भाई ये क्या हो गया? ये तो हो गया कूलाम। और दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर।
ठीक है, यानी मात्रा क्या होगा मेरे बच्चों उसका, कूलाम मीटर। कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी कहीं मात्रक आएगा तो आएगा कूलाम मीटर। चलो तीसरी बात पर आते हैं मेरे बच्चों। तीसरी बात कि यहां पर पूछा जाता है कि भाई कैसी राशि है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप याद रखना मेरे बच्चों, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर सदिश है तो उसकी दिशा भी तो बताओ, भाई जो चीज सदिश है उसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो राशि है सदिश है, तो इस सदिश राशि की दिशा क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा कहां से कहां होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये सारे फॉर्मूले कहीं नोट कर लिए, ठीक है। अब ये अगर फॉर्मूले नोट कर लिए तो फिर हम आगे और बढ़ते हैं, ठीक। अब ध्यान रखना कि जैसे कहीं मान लो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 माइक्रो कूलाम आवेश बैठा होगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 माइक्रो कूलाम आवेश, और आपसे कहा जाए इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और आपसे कहा जाएगा फिर भी इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। आपसे कहा जाएगा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, तो आप इसमें से एक तो आवेश ले लेना 2 माइक्रो कूलाम, और किससे गुणा कर देना, इन दोनों के बीच की दूरी यानी 10 सेंटीमीटर। फिर इनका मान बदलना सिखा देता हूं, कहीं अगर बेटा माइक्रो कूलाम लिखा है तो 1 × 10⁻⁶ से गुणा कर देना, ठीक है। और कहीं अगर सेंटीमीटर लिखा है तो इसको गुणा कर देना 10⁻⁻2 से, यानी क्या हो गया, 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2। तो इस तरह गुणा करोगे 2 और 10 की गुणा 20 और गुणा 10⁻⁻8, और मात्रक क्या होगा मेरे बच्चों, मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। और दिशा जैसा भी बताया था, दिशा भूलना नहीं। कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तो सदिश राशि है। फिर कोई पूछे सदिश है तो दिशा बताओ, तो इसकी दिशा याद रखना, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी, ठीक है। चलो ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर इसमें कौन सा दूसरा सूत्र हमें जरूरी होगा, दूसरा सूत्र मेरे बच्चों इस तरह से पढ़ेंगे कि यहां पर कहीं पर भी क्या कहा जाए, कहीं पर भी आपको आवेश दिया जाएगा, बोले एक आवेश हो गया धनावेश, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, और एक आवेश कैसा मान लेते हैं, एक आवेश मान लेते हैं अपन लोग ऋण आवेश मान लेते हैं। एक क्या हो गया, ऋण आवेश, एक धनावेश, और एक कैसा मान लेते हैं, एक मान लेते हैं अपन लोग ऋण आवेश, ठीक है। अब सुनो, ये धनावेश और ऋण आवेश जो हो गया, अब यहां पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए इसका सूत्र क्या होगा। तो अगर मैं दोनों आवेशों को इस तरह से मिला दूं, ऐसा मान लेते हैं मेरे बच्चे, इसको मैं प्लस क्यू कह देता हूं और इसको माइनस क्यू कह देता हूं, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 12। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 12। तो अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ये जो, ठीक है, तो दो किसी वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। क्या कहते हैं इसे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। और इस पर अगर कोई बिंदु मान लिया जाए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु मान लिया जाए, तो इसे कहते हैं अक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं इसे, अक्षीय स्थिति। और अगर पूछा जाए कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ, तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, यहां पर मान निकालना है ई। अब इसका सूत्र याद रखना है सारे बच्चों को, न्यूमेरिकल में बड़े काम आएगा। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है 1/4πε0 2πr और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसमें आर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो भाई आर दिखना भी जरूरी है। तो केंद्र से इस बिंदु तक की जो दूरी कहलाती है, ठीक है, बिंदु तक की दूरी केंद्र से नापी जाती है, इसको आर कहा जाता है, ठीक। तो ये कौन सी होगी, ये होगी अक्षीय स्थिति में। तो जब न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा, पूछूंगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मतलब 1/4πε0
2pr और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और है, इसको भी समझ लेना है। यहां पर अगर कहा जाए आदर्श द्विध्रुव, क्या कहा जाए, आदर्श द्विध्रुव। बच्चों जैसे ही वो शब्द लिखेगा आदर्श द्विध्रुव और फिर आपसे कहेगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, अब इसको भी नोट कर लो। तो अगर वो आदर्श द्विध्रुव कहता है, इसका मतलब मेरे बच्चों आर स्क्वायर का जो मान होगा वो बहुत बड़ा होगा एल स्क्वायर से। ये आदर्श द्विध्रुव की शर्त होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब सूत्र याद रखना। तो उस कंडीशन में जो सूत्र बनेगा मेरे बच्चों, वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr। और बटे में देखो इसको क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ दो। इसको क्या करना है, छोड़ दो। आप कहोगे सर क्यों छोड़ दें, क्योंकि बहुत छोटा होगा। अब जैसे बिल्कुल वैसी है, तुम्हें मान लो अगर कहा जाए कि तुम्हारी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, तो मैं कहूं यार 10 रुपए किसी को दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10 रुपए तो बहुत छोटे हैं 10 करोड़ के तुलना में। ठीक है, तो एल स्क्वायर को छोड़ देना। जब तुमने इसको छोड़ दिया तो केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर का भी क्या है, वर्ग हो रहा है। तो आर स्क्वायर का वर्ग करोगे तो आर की घात 4 हो जाएगा। तो ई अक्षीय, हालांकि न्यूमेरिकल में दोनों का ही यूज होता है। तो आदर्श द्विध्रुव के लिए ई अक्षीय अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आएगा तो याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर से देखो एक आर कट जाएगा, 2p/r क्यूब। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। ये तुरंत कर लगे, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपके दिमाग में तुरंत बिजली की तरह कौंधना चाहिए। जितनी जल्दी दिमाग में फॉर्मूला आएगा आपके, उतनी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। फॉर्मूला पहले आना चाहिए दिमाग में। तो अक्षीय स्थिति में हो गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब फिर से अगर मेरे पास मान लीजिए ये दो आवेश हैं। अच्छा, एक पॉइंट और समझा दूं। यहां पर अक्षीय स्थिति में अक्सर ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो वैद्युत क्षेत्र आया है, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, देखो पी की दिशा कहां से होगी, पी की दिशा माइनस से प्लस की तरफ। अभी सिखाया था ना कि जो पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो वैसी जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उसकी दिशा अक्षीय स्थिति में जो होती है, वो पी की दिशा में ही होती है। देखो पी इस दिशा में है, देखो ये है ना, पी इस दिशा में है माइनस से प्लस की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र ई अक्षीय जो होगा, उसकी दिशा भी पी की दिशा में ही होगी। यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र वहीं जाएगा, उसी दिशा में जाने की कोशिश करेगा जिस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जा रहा था। ये याद रखना है। ठीक है, मैं देखूंगा नेक्स्ट जब क्वेश्चन कराऊंगा कितनी चीजें आपको याद निकलती हैं। चलो नेक्स्ट। ऐसे ही अब हम अगर द्विध्रुव लेते हैं मेरे बच्चों, द्विध्रुव में ये तो अक्षीय स्थिति हो गया। अब दूसरा आ जाता है बेटा निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, देखो ये तो हो गया मान लो प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये इसका केंद्र हो गया। अब अगर कोई रेखा आप केंद्र के लंबवत बनाते हो, जैसे होता है लंब अर्धक, क्या बोलेंगे इसको बेटा, लंब अर्धक बोलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक अगर कोई हम रेखा खींचते हैं, तो वो कहलाती है निरक्ष। क्या कहलाती है, वो निरक्ष कहलाती है। और इस पर अगर कोई बिंदु बना लेते हो, तो वो कहलाता है निरक्षीय स्थिति। क्या कहलाती है बेटा, निरक्षीय स्थिति। मैं हटा देता हूं, जगह थोड़ी कम है। तो निरक्ष पर यानी अक्ष के लंबवत निरक्ष होता है, और इस निरक्ष पर कोई भी बिंदु आप मानते हो, तो वो कहलाता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। तो इस निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पहचानने आ गई। देखो ये जो निरक्षीय स्थिति है, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसे निकालते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास, निरक्ष हो गई। ये क्या होगी, निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति पर पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो पी की दिशा में नहीं जाता। निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र पी से उल्टा भागता है। यानी पी जैसे नीले कलर से बनाया है, तो यहां पर जो निरक्ष भागेगा वो कहां भागेगा, निरक्ष भागेगा। निरक्ष स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऐसा आएगा, ये होगा ई निरक्षीय। ठीक है बच्चों। अब इसका सूत्र क्या होगा निरक्षीय स्थिति में, ये भी न्यूमेरिकल करने से पहले तो आना चाहिए। तो ई निरक्ष कितना होगा, थोड़ा गंदा गंदा लिख दिया, मैं साफ कर दूं इसे। ई निरक्षीय स्थिति क्या होगा, थोड़ा बड़ा लिख दो साफ हो जाएगा। ई निरक्षीय स्थिति, स्थिति। तो ई निरक्षीय स्थिति में सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी
अपॉन r² प्लस l² की कुल घात 3/2। कई बार पता है एक एक नंबर बेटा फॉर्मूला ही लिखने को आ जाता है, तो हो सकता है तुम्हारे फॉर्मूले लिखने पर एक ही नंबर आ जाए। लेकिन अगर कोई कह दे आदर्श द्विध्रुव, आदर्श द्विध्रुव, तो अगर कोई बेटा आदर्श द्विध्रुव कह देगा तो यहां पर l² को छोड़ दो। अभी सिखाया था ना, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, छोटा मान लो। तो ई निरक्ष की स्थिति क्या होगी? दोनों सूत्र गड़बड़ नहीं कर देना। अब आदर्श द्विध्रुव का तभी लगाना है सूत्र को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और बटे r², इसको छोड़ दिया तो r² की घात कितनी है बेटा? 3/2। तो ई निरक्ष स्थिति में जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r³। अब ये तुम्हें सूत्र याद रखना है, अक्षीय वाला भी बता दिया और निरक्षीय वाले भी बता दिया। जब आप नोट्स पूरे बना लोगे और एक साथ देखोगे ना, तब चीजें याद होना आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कि भाई तुमने जैसे ये डायपोल बना दिया, मतलब वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। ठीक है मेरे बच्चों, ये द्विध्रुव बना दिया, ये हो गया, मान लेते हैं ये प्लस की हो गया अपने पास, ये माइनस की हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गई? ये हो गई अक्षीय स्थिति। ये क्या हो गई? जो बिल्कुल लंबवत है, ये कौन सी स्थिति हो गई? निरक्षीय स्थिति। अब अक्सर इस पर भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि ई अक्षीय और ई निरक्षीय के बीच में संबंध बताओ। तो इस नोट कर लो। पहले तो याद ध्यान रखना, बड़ा कौन होता है? ई अक्षीय का मान निरक्षीय से बड़ा होता है, दोनों बराबर दूरी पर हैं। तो पहले तो दिमाग में बना लो कि कोई पूछे कि अक्षीय और निरक्षीय में बड़ा कौन होता है, तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि ई अक्षीय का मान ज्यादा होता है और निरक्षीय का मान कम होता है। फिर बात है, अच्छा कितना ज्यादा होता है? तो आपको याद रखना है, ई अक्षीय का जो मान होता है ना, वो निरक्षीय का दुगना होता है। कितना होता है? निरक्षीय का दुगना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पर। दुगना होता है, बोले इसका मतलब थोड़ा कम समझ में आया, तो जरा ऐसे समझ लो, उसका कम मतलब समझ में आया। अगर मैं कह दूं भाई कि ई अक्षीय का मान 20 न्यूटन पर कूलाम है, तो ध्यान रखना निरक्षीय पहले समझ लो, निरक्षीय कैसा होगा? बोले कम होगा। बोले कितना कम होगा? बोले आधा होगा। यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलाम। ठीक, बोले कम समझ में आया, फिर समझ लो। अच्छा चलो, कम समझ में आया तो और समझ लो। अगर मैं कह दूं कि ई अक्षीय का मान कितना है? ई अक्षीय का मान है 50 न्यूटन पर कूलम, तो बोले ई निरक्षीय कितना होगा? सोचते फटाफट सोचो जल्दी से। सोचा? 25 न्यूटन पर कूलम। चलो एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क में देता हूं, कमेंट करके बताना। और देखो, अगर वीडियो सही लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी मत करो यार। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है वीडियो में कुछ फायदा लग रहा है तुम्हें, तो उसको लाइक जरूर कर देना। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, कमेंट करके बताना, देखो कितने बच्चे सही। ई निरक्षीय का मान है 30 न्यूटन पर कूलम, ई अक्षीय कितना होगा? ये सारे आदर्श द्विध्रुव, ये तुम्हें बताना है, कमेंट करके बताना। देखें कौन इस वीडियो को यहां तक देख रहा था और किसने सही आंसर दिया। ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट पोर्शन की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। अब यहां पर क्या होगा, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, आपसे कहा जाएगा कि भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को जाके रख दिया, इस तरह से रख दिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया गया है। आपसे कहा, और जिसकी दूरी कितनी है? 12, और कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो आपसे ये क्वेश्चन, ये सबसे मुझे ऐसा लगता है 2024 में इस पे क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये फॉर्मूला तो सबसे अच्छे से याद कर लो। ठीक है, वो पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र याद रखना, ये होता है पीई साइन थीटा। सदिश रूप में याद रखना, टाउ वेक्टर होता है P क्रॉस E। इस वीडियो का मेन पर्पस यह है कि पहले सारे फॉर्मूले एक बार याद कर लो, जब याद हो जाए तो नेक्स्ट जब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊं तो जल्दी जल्दी तुम्हारा दिमाग दौड़ता जाओ, फटाफट तुम क्वेश्चन समझते चले जाओगे। क्योंकि बेटा फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, तो फिर न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए पहले फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, और फिर न्यूमेरिकल।
तो वैद्युत द्विध्रुव को अगर ई वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बल आघूर्ण। तो जब इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। तो इस पर बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब ये पी हम पहले पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और साइन थीटा उसके बीच का कोण है। इसमें अक्सर ये पूछता है इस पर कुल बल कितना लगेगा, ये भी पूछ लेता है। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोले अगर एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो कुल बल का मान कितना होता है। तो भूलना नहीं, कुल बल का मान होता है प्यारा सा 0। बोले 0 क्यों, क्योंकि जितना बल इस तरफ लगेगा उतना ही बल इधर लगेगा। ये होगा QE और ये भी कितना हो जाएगा QE। तो दोनों ऐसे उल्टे उल्टे बल लग रहे हैं, बराबर और विपरीत है, तो जब उनको जोड़ोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं इसी में कि अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो ये भी याद रखना बेटा, जब हमसे बलागुण कहेगा तो सूत्र होगा पीई साइन थीटा, लेकिन जब हमसे स्थितिज ऊर्जा कहेगा मेरे बच्चों तो भूलना नहीं, ये होगा माइनस का पीई कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, माइनस का पीई कॉस थीटा। ठीक, लास्ट में 2 पॉइंट छोटे से करके वीडियो को ओवर कर देते हैं। ये सूत्र मेरे बच्चों याद कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत मजा आएगा तुम्हें सीखने में। एक बात और ध्यान रखना कि जब किसी द्विध्रुव को इस तरह से रखा जाए, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो, यानी इनके बीच कोण हो 0 डिग्री, तो इसे कहते हैं अधिकतम साम्यावस्था या मोस्ट स्टेबल कंडीशन, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, और अगर वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को इस तरह से रखा जाए कि इधर माइनस और इधर प्लस हो, और ये इस तरह से आ जाए, यानी कोण कितना बने, तो इसको बोलते हैं, ये हो गया अधिकतम साम्यावस्था। 0 डिग्री वाली अधिकतम साम्यावस्था है, और 180 वाली होती है न्यूनतम साम्यावस्था। तो ये दोनों कोण याद रखना। कोई कहे अधिकतम साम्यावस्था, जब भी तुम्हें कोई चीज पढ़ाऊं कि अधिकतम साम्यावस्था की बात हो रही है तो तुरंत दिमाग में रखना चाहिए, यानी पी और ई एक ही दिशा की बात हो रही है। और अगर मैं कहूं न्यूनतम साम्यावस्था, दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए कि इस बार पी और ई एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे बच्चों। ठीक है, ये उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूला आप एक जगह लिख दोगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं वैद्युत द्विध्रुव के सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।